प्यारे बच्चों, आज हम पारिवारिक आय, बचत व विनियोग के चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। पहले हम एक बार दोहरा लें कि पारिवारिक आय क्या होती है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि पारिवारिक आय एक निश्चित अवधि के लिए अर्जित की गई धनराशि, वस्तुएं एवं सुविधाएं हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि पारिवारिक आय जो है वह 3 प्रकार की होती है। आर्थिक अर्थात यानी मौद्रिक आय, वास्तविक यानी रियल इनकम, और मानसिक यानी साइकिक इनकम। आर्थिक जो हमने या मौद्रिक आय जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि वेतन, किराया, लाभ, बोनस, लॉटरी, पेंशन, उपहार, पैतृक संपत्ति, भत्ता, मजदूरी, यह सभी हमारे मौद्रिक आय के साधन होते हैं। यानी इन सभी के माध्यम से हमें मुद्रा के रूप में आय प्राप्त होती है। वेतन अर्थात जो हम महीने में हमें जो हमारा कार्य होता है उसके बाद जो धनराशि हमें प्राप्त होती है वह वेतन कहलाता है। किराया यानी आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने किराए पे दे रखा है, उससे जो धनराशि हमें प्राप्त होती है किराया होती है। ऐसे ही लाभ यानी आपने कहीं पैसे जो है लगा रखा है उसमें, या बिजनेस में किसी प्रकार का लाभ हो गया। बोनस जो दिवाली या त्योहारों पर कंपनियों द्वारा दिया जाता है। लॉटरी, पेंशन जो रिटायर होने के बाद व्यक्ति को उस संस्था से प्राप्त होती है। उपहार जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई आया है, आपको धनराशि उपहार देकर गया है, जन्मदिन पे प्राप्त राशि। पैतृक संपत्ति जो कि हमें अपने जो है पेरेंट्स से प्राप्त होती है। भत्ता, किसी भी प्रकार का भत्ता जो संस्था देती है। मजदूरी यानी दैनिक रूप पे प्राप्त की गई जो आय है वह मजदूरी कहलाती है। वास्तविक इनकम यानी रियल इनकम। रियल इनकम मीन्स किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान व सेवाएं वास्तविक आय कहलाती हैं। यानी ये मौद्रिक आय के रूप में आपको प्राप्त नहीं होती हैं। किसी जगह पे यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वहाँ से प्राप्त साधन या सेवाएं कहलाती हैं वास्तविक आय। अब ये 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वास्तविक आय वह होती है जो उन वस्तुओं और सेवाओं को हम प्रत्यक्ष आय कहते हैं जो एक परिवार को बिना मुद्रा व्यय किए, यानी हम बिल्कुल मुद्रा का व्यय नहीं करते हैं और किए हुए प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करने के लिए प्राप्त हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास घर पर मैंने एक बगीचा लगा रखा है, तो वहाँ पे जो टमाटर मैंने बोए हैं या मैंने मान लीजिए कोई और फल सब्जी बोई है तो वह मेरी प्रत्यक्ष आय है। या फिर मान लीजिए मैं अपने बच्चों को ट्यूशन ना बेच के स्वयं पढ़ाती हूँ तो ये भी मेरी एक प्रत्यक्ष आय है। इसमें मैं जो है धन व्यय नहीं कर रही हूँ और ना ही धन प्राप्त कर रही हूँ। इसके साथ ही मान लीजिए कोई किसी कंपनी में कार्य कर रहा है तो उसे वेतन के अलावा किसी और प्रकार की कोई सेवा प्राप्त होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसे गाड़ी की फैसिलिटी प्राप्त होती है या वर्दी की फैसिलिटी प्राप्त होती है। यह भी अप्रत्यक्ष आय का एक प्रकार है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है मानसिक आय अर्थात संतुष्टि, जो हमें मौद्रिक या वास्तविक आय के उपभोग पर प्राप्त होती है। एक बार दोबारा याद करें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे भूख लग रही है और मैं एक फल वाले से 5 रुपए का केला खरीदती हूँ, ठीक है। तो मौद्रिक आय व्यय करके मैंने केला खरीदा। उस केले को खाकर जो शुद्धा पूर्ति मेरी होती है, जो संतुष्टि मुझे प्राप्त होती है, वह मानसिक आय कहलाती है। ऐसे ही आपके पास किताब है, आपने धन का व्यय करके किताब खरीदी, पढ़ा, आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए, या पढ़ने के बाद जो संतुष्टि आपको प्राप्त होती है वह मानसिक आय का प्रकार है। प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक बचत। साधारण शब्दों में बचत आप सब जानते हैं, यानी धन को बचाना। अब हम पढ़ते हैं कि होम इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं बचत के बारे में। बचत का जो साधारण सूत्र होता है वह है आय व उपभोग व्यय के बाद जो धनराशि बचती है बचत कहलाती है। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरी आय 10,000 रुपये है। 10,000 रुपये में से मेरा जो परिवार का खर्च है, उपभोग है, व्यय है, वह 8,000 रुपये है।
तो 10,000 में से 8,000 गए, बचे कितने? 2,000 रुपये। तो वह 2,000 रुपये बचत कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं बचत की परिभाषा क्या है। अर्थात परिवार की आय का वह भाग जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग में नहीं लिया गया है, वरन भविष्य के उपभोग के लिए समझ बूझ कर अलग उत्पादक रूप में रखा गया है। यानी मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया, 10,000 में से मेरी तनख्वाह है और मैंने 8,000 व्यय कर दिए हैं, तो वह 2,000 रुपये मैंने अपने भविष्य के लिए बचा लिया है। अब पढ़ते हैं बचत क्यों करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों बचाना भाई? 2,000 रुपये क्यों बचाऊं? आज ही क्यों ना खर्च करूं? तो देखें क्यों। पहला है आकस्मिक खर्च आवश्यकताओं हेतु, यानी कभी भी कोई भी ऐसी आवश्यकता आ जाती है जिसका हमें पहले पूर्वानुमान नहीं होता। तो ऐसे आकस्मिक आवश्यकताओं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का विवाह तय हो जाता है या कोई और आकस्मिक खर्चा आ जाता है, तो ऐसे आकस्मिक आवश्यकताओं में बचत हमारा बहुत मदद करती है। फिर आय बंद हो जाने पर, यानी मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है जिससे व्यक्ति की आय बंद हो गई है, तो बचत हमारा मुख्य सहारा बनती है। स्थायी संपत्ति के खरीद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कोई घर बनाना चाह रहा है, दुकान खरीदना चाह रहा है, ऐसे में बचत ही उसका जो है बहुत बड़ा सहारा बनती है। फिर आय में वृद्धि। आय में वृद्धि कैसे? जो बचत की धनराशि यदि हम बैंक में डिपॉजिट करा दें तो हमें उस पर जो है इंटरेस्ट प्राप्त होता है, जो कि हमारी एक्स्ट्रा आय होती है। फिर अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध, यानी मान लीजिए अगर मैं ये डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे हर महीने कुछ पैसे बचाना ही है, तो जितने भी अनावश्यक खर्चे होंगे वह मेरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर हमें आर्थिक सुरक्षा बचत के माध्यम से मिलती है। और हमारा जो लास्ट पॉइंट है वह है सेवानिवृत्ति, यानी यदि कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसके बाद आर्थिक सुरक्षा हमें बचत के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इससे अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है बचत कैसे करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बजट बनाकर। बजट क्या होता है? आय व व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। अब क्योंकि यहाँ हम पारिवारिक आय की बात कर रहे हैं, तो परिवार में जितने भी साधनों से आय आ रही है और जितने भी तरीकों से व्यय हो रहा है, उसका लेखा जोखा बजट कहलाता है। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या आय के साधन है, कितना व्यय है, तो यह हमारी बचत करने में मदद करता है। नेक्स्ट आ जाता है अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगाकर। क्योंकि हमें हमारे व्यय के पूरे साधन पता है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें से ये खर्चे जो है अनावश्यक हैं, उनको हम ख़त्म कर दें। और मित व्ययता की आदत डाल के, यानी फिजूल खर्ची जो हम करते हैं उसकी आदत जो है बंद करके और मित व्यय होने की आदत हम डाल लें तो हमारी बचत अच्छे से हो पाती है। अब नेक्स्ट शब्द आ जाता है विनियोग। ये नया शब्द है, हम आज इसको बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बचत जिस पर व्यक्ति को ब्याज या कुछ धनराशि मूल के अतिरिक्त मिलती है, विनियोजन कहलाती है। यानी विनियोजन अर्थात बचत जो हमारी हुई है प्लस ब्याज। जैसे पिछले जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मेरी 2,000 रुपये बचत हो रही है, उसको मैंने बैंक में जमा करा दिया। मान लीजिए मुझे 10% ब्याज मिल रहा है, तो ये ब्याज जो है मुझे धनराशि मूल पर अतिरिक्त मिल रहा है, तो यह विनियोजन का प्रकार कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ कि विनियोजन के साधन कहाँ हैं, कहाँ कहाँ हम अपने जो बचाए हुए पैसे हैं उनको रख सकते हैं और उनसे मूल राशि पर एक्स्ट्रा धन अर्जित कर सकते हैं। पहला तो है बैंक में, दूसरा है डाकघर में, तीसरा है जीवन बीमा, यूनिट ट्रस्ट और भविष्य निधि योजना। ये कुछ प्रकार है जिसमें हम विनियोग कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।